लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन तनाव के बीच हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे एम.के. नारायणन ने द हिंदू में एक आर्टिकल के जरिए चीन को लेकर भारत की विदेश नीति और खामियों का जिक्र किया है। इस आर्टिकल में एम.के. नारायणन ने जो कुछ कहा है वो इसलिए अहम हो जाता है कि वो सरकार में अहम ओहदों पर रहे हैं। नारायणन डिप्लोमेट भी रहे हैं, वो 2005 से 2010 के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं, जैसे आज अजीत डोवाल हैं। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रहे हैं। 2004 में प्रधानमंत्री के स्पेशल एडवाइजर इंटरनल सिक्योरिटी भी रहे हैं। नारायणन ने अपने लेख में ये बताने की कोशिश की है कि आखिर चीन भारत से इस कदर नाराज क्यों है। लेख के मुताबिक अक्साई चीन पर दिए गए इस आर्टिकल के मुताबिक अक्साई चीन पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान से चीन खफा हुआ है। 6 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन भी शामिल है। नारायण के मुताबिक अमित शाह ये समझने में नाकाम रहे कि इससे चीन की शांति और अमन चैन को खतरा होगा, क्योंकि चीन के लिए अक्साई चीन बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा कुछ समय से भारत लगातार अमेरिका का समर्थन कर रहा है, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट कर रहा है। इस बात से भी चीन का रुख भारत को लेकर आक्रामक हुआ है। चीन लगातार गलवान घाटी पर अपना दावा कर रहा है, गलवान वैली पर। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने हाल ही में बयान दिया था कि गलवान घाटी चीन का हिस्सा है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलीराम दीपक, आप चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ एशियन स्टडीज जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर दीपक, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि नारायणन कह रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि हमारे मंत्रियों के बर्ताव में भी कुछ कमी रही है कि बात आज यहां तक पहुंच गई? जैसे नारायणन ने अमित शाह के लोकसभा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने पूरे अक्साई चीन को अपना बताया है। क्या चीन ने इस बात को धमकी के रूप में लिया होगा, या इससे क्या यही वजह है जो नारायण कह रहे हैं? देखिए, जो नारायण जी संकेत कर रहे हैं वो संकेत कर रहे हैं जो राजनीतिक इसके जो पहलू हैं उस पर। तो हमने शायद राजनीतिक पहलू पर गौर किया है या नहीं किया, ये तो सरकार ही खुद बताएंगे। जैसे ये आर्टिकल जब 370 खत्म होता है उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो चीन गए हैं। अगस्त 2019 की बात है। तो उस समय जो चीन का रुख है, खास करके जो हम चीनी अखबार पढ़ते हैं और चीनी लेख पढ़ते हैं और जो चीनियों ने अनुसंधान किया उसको हम पढ़ते हैं, तो उस समय जो हमारी रीडिंग थी, हमें लगता है कि चीन ने उस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया था। और शायद जयशंकर जी को ये मालूम पड़ा होगा, या फिर उन्होंने ये जो संकेत सरकार को वापिस दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, या फिर सरकार चाहती थी कि इसको थोड़ा टालम टोल किया जाए। तो एक तो ये बात है। और दूसरी बात जो राजनीतिक संकेत में तो ये भी कहूंगा कि खास करके जब जो कोविड-19 से जूझ रहा था चीन, तो भारत ने अपने जो वहां से लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं या फिर व्यवसायी है, उनको वापिस बुलाया। और चीन इस पे थोड़ी नाराजगी जताई थी उस समय। तो ये भी एक संकेत था उस समय। और जब चीन इससे जूझ रहा था तो उनके जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो सबको फोन खटखटा रहे थे, चाहे वो अफ्रीकन देश हो या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप वगैरह हो। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने उनको बिल्कुल भी फोन नहीं लगाया। तो ये भी एक संकेत है कि चीन बीच बीच में काफी रुष्ट था हमारे से। और दूसरे जो संकेत मिलते हैं, ये तो हमारे आपसी मामले रहते, उसके जैसे जो हमारे आस पड़ोस के देश है, ऑस्ट्रेलिया के प्रति उसका रुख बहुत ही कड़ा था। तो ये जितने भी जो संकेत सामने आते हैं, तो इसको हमें थोड़ा गौर फरमाना चाहिए और इस पे
संजीदा तरीके से संवाद करना चाहिए सरकार के बीच में, और जितनी भी हमारी जो एजेंसीज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, उनमें विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह से इनको, इन संकेतों को हमने इंटरप्रेट किया, तो ये तो सरकार पर निर्भर है। जी जी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमारे सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, एनएसए रहे हैं, एमके नारायणन, उन्होंने चीन को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों की खामियों का भी जिक्र किया आपने इस आर्टिकल में, जो द हिंदू में छपा है। इस आर्टिकल के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी एक्शन के वक्त और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को देखते हुए भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें गहरी रुचि होनी चाहिए थी, जो दिखाई नहीं दी। नारायणन के मुताबिक चीन ने गलवान वैली, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग गोगरा में बिल्डअप किया। भारतीय खुफिया एजेंसियां जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, चीन के इन इरादों को भांपने में नाकाम रही। चीन से जुड़े जो असेसमेंट होते हैं खुफिया और जो एनालिसिस होता है, उसकी मुख्य जिम्मेदारी जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एनएससीएस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ RAW, और कुछ हद तक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी होती है। नारायण के मुताबिक ये कहना गलत नहीं होगा कि एनएससीएस की ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को खत्म करने के फैसले ने भारतीय इंटेलिजेंस असेसमेंट सिस्टम को कमजोर किया है। नारायण का यह भी कहना है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के मामले में डोमेन एक्सपर्ट्स की कमी और चीन के एक्सपर्ट्स की कमी भी एक वजह हो सकती है। नारायणन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को लेकर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर सवाल उठाए हैं। कोरोना महामारी से जूझता चीन इस बात को लेकर आजकल बेहद संवेदनशील है कि उसकी कमजोरी का फायदा कोई बाहरी मुल्क न उठा ले। आर्थिक रूप से घिरे होने के बावजूद चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक एग्रेसिव पोस्चर लिया है, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां समझने में चूक गई हैं। ये कहना है एमके नारायणन का। प्रोफेसर दीपक, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप भारतीय खुफिया तंत्र के कमजोर होने के नारायणन के विश्लेषण से सहमत हैं? नहीं, मेरी इसमें थोड़ी सी अलग सी सोच है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो संकेत हैं, जो हमारी जो खुफिया एजेंसी के माध्यम से जो सरकार तक पहुंचती है, तो उस पर एक प्रश्न है। मेरा जो मानना है कि खास करके कारगिल के बाद हमने जो नई एजेंसियां बनाई, अगर कोई खत्म हुई है तो नई भी सामने आई है, जैसे NTRO जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है, तो उसने बहुत ही बढ़िया काम किया और हाल के वर्षों में उसने अपनी जो कैपेसिटी है, जो क्षमताएं हैं, वो थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन जिस तरह से बढ़नी चाहिए तो वो उतनी अभी तक बढ़ी नहीं है। और खास करके मुझे नहीं लगता कि जो ये NTRO या फिर हमारी जो दूसरी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, खास के जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA है, और फिर हमारे जो ITBP के जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस जो बॉर्डर पर गश्त करते हैं, मुझे लगता है कि ये सब तंत्र बिल्कुल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और इसका खास करके जो चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ जो गतिविधियां कर रहा था, मुझे लगता है इनकी जानकारी थी सबको। जैसे मैं सोचता हूं कि जैसे जो चीन जो सैन्य अभ्यास कर रहा है, ये तो सबको पता है कि सब ओपन डोमेन है, वो तो अभ्यास कर ही रहा है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक। और फिर उसके बाद हाल में जो हुबेई जो कि कोविड-19 का केंद्र था, वहां से 200, हालांकि वो मुझे लगता है कि थोड़ी बढ़ा जा करके भी चीनी लोग अपनी फौज का जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए ये सब बढ़ा जा करके बातें करते हैं, क्योंकि जो हुबेई है वो बहुत ही समुद्र तल से बिल्कुल पास है और कहाँ वो 13,000 की फीट पर जा रहे हैं। लेकिन जरूर जहां तक एक प्रश्न का सवाल है, जैसे आपने कहा कि हो सकता है जो डोमेन एक्सपर्ट है, तो डोमेन एक्सपर्ट की मुझे लगता है अभी भी कमी है, उसमें हमको क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। खास करके चीनी जो जानने वाले हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में कम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत कम है, और खास करके जो उसमें जो NTRO में उसमें भी बहुत कम है। तो इसमें ये क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी जो चाइना स्टडीज हमारे देश में है,
चाहे वो विदेश मामलों का अध्ययन हो या फिर चीन की जो सभ्यता हो, उसका कल्चर हो या फिर जो भाषा हो, उसमें हमने जो क्षमताएं हैं अभी तक बनाई नहीं है। मुझे आशा है कि ये वाला जो एपिसोड होगा इस दिशा में एक जो गंभीर चिंतन का उसका विषय बन जाएगा, और जो हमारी क्षमताएं हैं इनमें, चाहे वो इंटेलिजेंस में हो, चाहे वो उसमें मिलिट्री में हो, विदेश मंत्रालय में हो या फिर गृह मंत्रालय में, वो बढ़ करके सामने आ जाएंगी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे एनएसए रहे एमके नारायणन ने अपने आर्टिकल में जो हिंदू में छपा है, चीन को लेकर भारत की समिट डिप्लोमेसी वाली विदेश नीति पर भी सवाल उठाए कि तो टॉप के नेता आपस में मिलें और ये इसी को डिप्लोमेसी मान लिया जाए, उस पर सवाल उठाए। 31 मई को भारतीय विदेश मंत्रालय ने मोदी 2.0 की पहली वर्षगांठ पर चीन के साथ एक अनौपचारिक अनऑफिशियल समिट मीट चेन्नई कनेक्ट को एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट के तौर पर पेश किया था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ये अनऑफिशियल शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चेन्नई कनेक्ट से दोनों देशों के संबंधों का नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन नारायणन कहते हैं कि ऐसे शिखर सम्मेलन जो पारंपरिक हमारी डिप्लोमेसी रही है, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, कूटनीति और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बनाई नीति का विकल्प नहीं हो सकते, उसकी जगह नहीं ले सकते ये दो टॉप के नेता आपस में मिले। मौजूदा वक्त में भारत की शिखर सम्मेलन की कूटनीति ने नीति निर्माण के संबंध में विदेश मंत्रालय को हाशिए पर डाल दिया है और हम शायद इसकी कीमत एलएसी पे चुका रहे हैं। विदेश मंत्रालय में भी चीनी विशेषज्ञों की कमी दिखाई देती है और जैसे प्रोफेसर दीपक ने भी कहा, और हर मामलों में उनका यूएसए की और सामान्य तौर पर झुकाव दिखाई देता है। इसके नतीजे ये हुए कि विदेश मंत्रालय को सही हालात समझने में समस्या हो रही है। ये कहना है एमके नारायणन का। मेरा आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर दीपक, एमके नारायणन ने जो सवाल उठाए उन्हें आप किस रूप में देखते हैं? क्या विदेश मंत्रालय का हाशिए पर डाले जाना और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के बजाय शिखर सम्मेलन करना, क्या शिखर सम्मेलन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है, पारंपरिक हमारी कूटनीति, उसका विकल्प हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल विकल्प नहीं हो सकता वो, क्योंकि जिस हालात में 2018 का जो अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था वो बिल्कुल डोकलाम के बाद हुआ था, और ये समझा जा सकता है कि उसको जो हाईएस्ट लेवल पर पॉलिटिक्स के उसको सुलझाना जरूरी था, इसलिए उसको समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चीन में ये हो सकता है। चीन में तो जो राष्ट्रपति है वहां उन्होंने अपना संविधान बदल करके तो जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति रह सकता है, और दूसरे विशेषाधिकार जो उन्होंने लिए हैं, क्योंकि वो महासचिव तो हैं ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के, फिर जो सीएमसी है उसके वो अध्यक्ष हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने जो बहुत सारी जो नई दूसरी जो हम कह सकते हैं कि जो शक्ति का जो केंद्रीकरण करने के लिए जो समितियां बनाई है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, और यहाँ तक कि जो पब्लिक सिक्योरिटी है, वो सारी, यहाँ तक कि जो आजकल जो मिलिशिया और जो रीइंफोर्समेंट है चीनियों की, उसमें भी वो उन्होंने दखलंदाजी की। तो चीन में तो ये संभव हो सकता है, लेकिन भारत जिनका संविधान बिल्कुल अलग है और एक लोकतांत्रिक देश है, और जिसमें हर जो निकाय हैं या फिर जो मंत्रालय हैं उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, तो उनको अपना अपना काम करना चाहिए। क्योंकि जो पर्सनालिटी कल्ट, जो व्यक्तित्व का अगर इसमें लाया जाता है, तो मुझे लगता है कि भारत के हित में ये नहीं होगा। जो हमारे जो निकाय हैं, जो संस्थान है, उनको हमें सुदृढ़ करना चाहिए, ना कि उसको जो व्यक्तित्व के आधार पर जो विदेश नीति है या फिर जो सैन्य नीति है वो बनानी चाहिए। वो हमारे देश में कारगर नहीं हो सकती है। तो दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो जैसे विदेश मंत्रालय में हो गया या फिर जो दूसरे हमारे और संस्थान हैं, तो उसमें जो एक चीन के प्रति जो एक लंबी जो नीति है उसकी एक जरूरत है, क्योंकि एक होलिस्टिक नीति होती है जो फिर जो जितने भी हमारे संस्थान हैं, निकाय हैं, इंटेलिजेंस से लेकर के, मिलिट्री से लेकर के, विदेश मंत्रालय से लेकर के, तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें
एक कंसल्टेशन, एक मैकेनिज्म बन जाता है, तो उसकी हमको जरूरत है। और मैं सोचता हूं कि जो ये गालवान जो किस्सा हुआ है, तो ये उसमें कारगर साबित होगा। लेकिन अंतिम बात मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि अगर भले ही हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जो संस्थान है, इसमें थोड़ी जो विशेषज्ञों की कमी है, उससे जरूर हमारी नीति मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो चीन का जो इरादा है, जो उसका दीर्घकालीन इरादा है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। भले ही जो ये हम अभी जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, नारायण जी बातचीत कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म टैक्टिकल हम कह सकते हैं कि पहलू हैं, लेकिन जो दीर्घकालीन जो चीन की नीति है, वो बिल्कुल अपने जो गोल पोस्ट है बिल्कुल भी विचलित नहीं हो, उसको हमको समझना है वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ये वाला किस्सा हुआ है अभी गालवान का, जिस तरह से चीनी अतिक्रमण हो रहा है, तो ये हमको अपनी जो नीतियां और जिसमें जो लूप होल्स है उसको दुरुस्त करने में काफी मदद और सहायक सिद्ध होगा।